और अब खा पी के रेडी हो सब प्यारे बच्चों? क्या हाल है? अब सब बढ़िया हो सब? और प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, कल जो क्वेश्चन हम लोगों को लगाए थे, क्वेश्चन नहीं, कल हम लोग डेरिवेशन लगाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे हम लोग। वो था क्या चीज? प्रकाश का अपवर्तन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ बेसिकल चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिकल चीजें हैं वो, खास करके न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से कुछ आपको बातें बता रहे हैं। अगर उस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पर जैसे कि कुछ प्रश्न आते रहते हैं, बताएंगे। पहले ये सब नॉर्मल चीजों को समझ लीजिए। इसको ये मान के चलिए कि हम क्या चीज बताने चल रहे हैं, इसको आप खास बात करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या कहीं पर तगड़ी बात करके इसको नोट कर लीजिए। समझिएगा ध्यान से जो चीजें बताने जा रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसे लिखा दिखाई पड़ जाए, N12 आपको कहीं लिखा दिखाई पड़ जाए, तो N12 का मतलब क्या होता है बेटा? N12 का मतलब होता है कि माध्यम, ध्यान समझिएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ये जो हमने लिखा है प्रतीक, इसका लैंग्वेज जो लिखा जाएगा, और कोई पूछे इससे लिखा हुआ हो तो इसका अगर लैंग्वेज लिख दिए तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग सीखें, यानी पढ़ने का तरीका और बोलने का तरीका सीखें। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो इसको पढ़ते माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। अगर हम कहते कि चलिए इसका वेग लिख कर दिखाइए, तो इसका जो वेग लिखा जाएगा v2 बटे v1। N12 का जो वेग लिखना चाहेंगे तो v2 बटे v1 हम लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। अगर मान लीजिए कहीं पर N23 लिखा है तो N23 का मतलब क्या होता है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के सापेक्ष। ये जो लिखे हुए हैं प्रतीक, इसका लिखने का मतलब ये सेंटेंस हमारा बनेगा। यहां पर इसका अगर वेग लिखना चाहे तो v3 बटे v2 हम लिख सकते हैं। इस चीज का मतलब ये हमारा होता है। अगर हम कहते कि नहीं, अब हमें एक और चीज लिखकर दिखाइए, N34 का मतलब क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 4 के सापेक्ष। माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 4 के सापेक्ष। अगर इसको हम कहें चलिए वेग के रूप में लिख कर बताइए, तो कैसे लिखेंगे? v4 बटे v3 हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या चीज ऐसे लिखा गया है? अब तो आप लोगों को देख करके पता लग गया होगा कि ये किस बेस पर वेग को लिखा जा रहा है। इस सिंबल को देख करके पता लग गया होगा कि किस बेस पर वेग को लिखा गया है। तो थोड़ा ध्यान से समझे। जो कहते माध्यम, ये माध्यम 1 और ये माध्यम क्या है? 2 है। तो जो लास्ट में आता है उसका वेग पहले, और जो पहले आता है उसका वेग नीचे लिखते हैं हम। यहां पर क्या होता है कि जो कहते कि माध्यम बाद में आता है उसका वेग पहले, और जो पहले आता है उसका वेग बाद में कर देते हैं। जो बाद में आएगा उसका वेग पहले, जो पहले आता है उसका वेग बाद में करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसका लिखने का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग शायद नहीं पता हो, इसलिए हम समझा रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ से प्रश्न में, कहते पेपर में। तो इसका मतलब ये चीज हुआ। अब एक और बेसिक चीज बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पर ऐसे ना लिख करके खाली ऐसे लिख दे, तब कहीं ऐसे लिख दे, तब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं 1 ही, चलिए केवल 1 ही लिखिए, हम केवल ये लिख दिए N1। तो अगर केवल कहते एक संख्या लिखी हो तो दूसरा संख्या नहीं हो, तो अपने मन से हम क्या करते हैं? एक निर्वात मान लेते हैं। जब केवल एक माध्यम दिखाई पड़ता तो दूसरा हम निर्वात माध्यम मान लेते हैं। अगर इसका लैंग्वेज लिखना चाहें
तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक बेटा क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक माध्यम निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। मतलब जब एक नंबर कोनो दिया हो, चाहे एक माध्यम जब दिया हो केवल, तो वहां पर हम अपने मन से निर्वात शब्द के सापेक्ष लगा देते हैं। मतलब जब कुछ नहीं हुआ तो अपने मन से आप क्या लगा दो? गोला पार दो। गोला का मतलब जिसको हम टिमकी कह सकते हैं, हम गोला हल्का सा छोटा सा क्या कर दो? वृत्त बना दो। और उस वृत्त, वो वृत्त क्या बताता है? वो हमें बताता है निर्वात का सिंबल बताता है। अगर कहीं पर कह दे कि हल्का सा गोला दिखाई पड़ा तो वो निर्वात, या फिर नहीं दिखाई पड़ रहा है फिर भी हम अपने मन से निर्वात मान लेते हैं। तो N1 का मतलब क्या हो गया? दूसर का माध्यम नहीं, तो दूसर का माध्यम क्या मान लेते हैं? अपने मन से निर्वात को मान लिया जाता है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम या माध्यम निर्वात के सापेक्ष। इसका वेग चलिए बताइए, तो कौन बाद में है? तो हमारे पास निर्वात वाला बाद में है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है। तो इसका हम वेग को क्या लिख दिए? c, और बटे में v1। ये जो लिखा हुआ है n1, जो ये लिखा हुआ है n1, इसका मतलब क्या हो गया? c बटे v1। जब एक माध्यम होता है दूसरा का माध्यम नहीं होता है, तो अपने मन से हम निर्वात के सापेक्ष ले लेते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम पहले लिख देते हैं उसका वेग। तो बाद में कौन आ रहा? निर्वात। तो निर्वात का पहले वेग हम पहले लिखेंगे। निर्वात का जो वेग है उसका हम पहले। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी c होती है, और c बटे v1 हमारा हो जाता है। अगर हम ऐसे लिख दे कहीं पर तो N2, दूसर का जब नहीं है तो अपने मन से निर्वात मान लो। जब नहीं होता है तो हम एक, अगर प्रत्येक माध्यम दिया होता है तो दूसरा हम क्या कर लेते हैं? जैसे मान लीजिए N2 लिखा हुआ है, तो एक तो अगर माध्यम लिखा है तो अपने मन से दूसर का निर्वात मान लीजिए। और इसको लिखना चाहे तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम निर्वात के सापेक्ष। इसका मतलब ये होता है, अगर इसका वेग लिखना चाहे तो c के बटे v2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट है हमारा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझिए और समझ करके बताइएगा कि इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बनने वाला है। अगर हम कह दे, चलिए फिर से एक बार हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि एक और सिंबल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ऐसे N2 लिखा हुआ है। तो जब N2 लिखा हुआ है तो हम अगला पद क्या मान ले? अगला माध्यम निर्वात मान ले। तो चलिए बताइएगा जरा कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखना चाहे वेग के रूप में, वेग के रूप में कैसे लिखते हैं? तो c के बटे क्या हो जाएगा? v2। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए? एक, थोड़ा कैलकुलेशन में चल रहे आप लोग। थोड़ा सा अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर और करने चल रहे हैं। यहाँ से डेरिवेशन के थोड़ा अग्रसर हो हम कि अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो c बटे हम क्या लिख सकते हैं? इसको v2 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक और हम लिख लेते हैं, क्या चीज? N3 लिखते हैं। तो अगर कहीं पर N3 लिखा हुआ है तो अपने मन से यहां पर भी निर्वात मान लें। इसका वेग चलिए बताइए क्या हो जाएगा? c बटे v3 हो जाएगा। इसका हमारे पास ये आएगा, N3 के लिए हमारे पास वेग ये आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग लगा दीजिए। जब कोई सिंबल नहीं होते, यहाँ आप लोग दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कोई अकेला नंबर होता है तो अपने मन से माइंड में हम ये लेकर चलते हैं कि जब कोई नहीं है तो वहां पे निर्वात है। यहां पर भी कोई हमें जरूरत नहीं होती है। दिखाएंगे तो भी ठीक होगा, नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। तो जहां पर एक माध्यम होता है तो वहां पर हम अपने मन से एक निर्वात मान लेते हैं, और निर्वात के सापेक्ष जब लेते हैं तो c बट्टे v2 c बट्टे v3 हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे एक शब्द लिखने जा रहे हैं कि समीकरण 1 को भाग लगा दीजिए समीकरण नंबर 2 से। 1 को भाग लगाइए 2 से। अगर 1 को भाग लगाते 2 से तो क्या आएगा? समीकरण 1 में भाग लगाइए 2 से, देखिए क्या बनता है। तो बाएं पक्ष को भाग कौन करेगा? जब भाग करवाएंगे तो बायां पक्ष कौन काटेगा? बायां पक्ष काटेगा। और दाहिने पक्ष को कौन काटेगा?
C बटे V2 को कौन भाग करेगा, C के बटे V3 ये भाग कराएगा। अब जरा बताइएगा N2 बटे N3 बराबर सबसे नीचे वाला पद क्या पद बन रहा है, 1 2 3 4, 4 पद बन गया। तो जब 4 लाइन का पद बना हुआ है तो सबसे नीचे वाला पद कहां जाएगा, सबसे ऊपर तीसरा वाला गुणा होगा किसमें, दूसरे में। तो V3 जाएगा किससे गुणा होने, C V3 से, और V2 से कौन गुणा होगा, V2 से गुणा होगा C। तो C वाले पद से C वाला पद कट गया। तो यहां पर हमारा अगला जो पद आया N2 बटे N3 बराबर क्या जाएगा, V3 बटे V2, V3 बटे V2 हमारे पास आएगा। अब तनी जरा बताइएगा, समझिएगा जरा यहां पर कि इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं। ये जो चीज दिखाई पड़ रहा है V3 बट्टे V2, क्या यही तो दिखाई पड़ रहा है, ये V3 बट्टे V2, V3 बट्टे V2 की जगह पर ये V3 बट्टे V2 जो है इसका अपवर्तनांक क्या था, V3 बट्टे V2 का जो अपवर्तनांक था, यानी कि जो हम वेग ये लिखे थे ये किसके अपवर्तनांक के लिए था, N23 के लिए ये अपवर्तनांक चल रहा था। इसका मतलब अगर इसके जगह पर हम लिखना चाहें, इसको उतार लेते हैं और इसके जगह पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, N23 हम इसके जगह पर लिख सकते हैं। V3 बट्टे V2 की जगह पर N23 हम लिख सकते हैं। वेग को अपवर्तनांक के रूप में चेंज करना चाहे तो V3 बट्टे V2 को N23 के रूप में हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर गौर करिए तो आप लोगों को भी यहां पे एक चीज समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखते हैं हम कि इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, N23 को हम पहले लिख दिए, अब बाद में कौन है, मतलब जो इधर था उसको हम उधर कर देते हैं। अगर हम नोटिस करें, थोड़ा ध्यान दें तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, जो अपवर्तनांक का जो हमारा फार्मूला आया अपवर्तनांक के रूप में किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, अपवर्तनांक की जो चीजें किस रूप में दिखाई पड़ रही हैं, तो जो पहले है वो पहले आ गया, जो बाद में है वो नीचे हो जा रहा है। वेग में क्या हो रहा था, वेग में हमारा ये हो रहा था कि जो बाद में है वो पहले हो रहा था और जो पहले है वो बाद में हो जा रहा था। सीधे सीधे समझिएगा जरा यहां पर अपवर्तनांक में ये कहता, अगर यहां से अगर हम नोटिस करें थोड़ा सा निष्कर्ष निकाले तो अपवर्तनांक हमें ये अनुमति दे रहा है पर कि जो अपवर्तनांक की संख्या पहले है वो ऊपर कर दो, जो बाद में उसको नीचे कर दो, जो पहले आ रहा उसको ऊपर, जो बाद में आ रहा उसको नीचे। लेकिन अगर उसी चीज को अगर हम वेग में लिखे तब क्या कहेगा, वेग के रूप में लिखे तो जो पहले है उसको नीचे और जो बाद में है उसको ऊपर कर दिया जाए। अब अगर ये चीज समझ में आया है तो थोड़ा सा हम बगल में लिखने की कोशिश करें, थोड़ा बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हम अपने पास से लिखे N34, इसके हिसाब से इसका अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। इसका अपवर्तनांक जो होगा बेटा वो कितना होगा, जो अपवर्तनांक क्या कह रहा है कि जो पहले उसको ऊपर कर दीजिए, जो बाद में उसको नीचे लगा दीजिए। तो कौन है, N3 बट्टे N4। इसका हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कह रहे नहीं अपवर्तनांक के रूप में ना लिखिए, इसका वेग बताइए कि वेग के रूप में कैसा लिख सकते हैं। तो इसका वेग अगर लिखना चाहे हम तो क्या लिख सकते हैं, वेग लिखना चाहे तो V4 पहले और मतलब जो बाद में उसको पहले कर दीजिए, जो पहले है उसको बाद में कर दीजिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर एक और हम आप लोगों को दें N45, तो चलिए इसका अपवर्तनांक लिख के दिखाई, नहीं पहले वेग लिखिए इसका, वो इसका वेग कितना होगा, तो इसका वेग होगा जो बाद में होता है उसको पहले लिखते उसका वेग, और जो पहले होता है उसका वेग बाद में। अब हम कह रहे वेग में ना लिखिए, अपवर्तनांक इसका बताइए। तो अपवर्तनांक क्या समझ में आया हमें कि जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे कर दीजिए। तो आशा करते कि आपको इतनी चीजें थोड़ा समझ में आ गई होंगी। जब आप लोग इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तब और ज्यादा ये चीज क्या होगा, क्लियर होगा। पहले आप लोग लिखने का तरीका सीखिए, लिखने का तरीका। हमारे मतलब इसको बताने का रीजन क्या था मेन, हमारा इसको बताने का रीजन मेन ये है कि आप लोग पहले समझे कि अगर ये लिखा हुआ तो इसका लैंग्वेज कैसा लिखा जाएगा
और अगर ऐसा लिखा जाएगा तो इसका फार्मूला कैसा होगा। फिर से बता रहे हम कि अगर कोई भी माध्यम है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 4 से 5, यहां पे बताना चाहता है कि अपवर्तनांक जो है, जो प्रकाश है 4 से कहां जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो अगर 4 से 5 की ओर चल रहे हम, तो अपवर्तनांक के रूप में लिखने की कहते तो क्या होता है, तो जहां से चलते हैं उसको पहले, जहां जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, ये अपवर्तनांक कहता है। लेकिन अगर वेग के रूप में लिखे तब, जहां अगर हम सीधे बोलते हैं हम चल रहे हैं 4 से 5 में, तो वेग कैसे लिखेंगे, जहां पे जा रहे हैं, जहां पे गए हैं उसको पहले, जहां से गए हैं उसको बाद में। लेकिन अपवर्तनांक कहता है कि जहां से जा रहे हैं उसको पहले लिखिए और जहां जा रहे हैं उसको बाद में लिख दीजिए। ये हमारा फुल कॉन्सेप्ट होता है लिखने का। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बस खाली लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इसको फटाक से जल्दी से नोट कर लिए इतनी चीजें, फिर आप लोगों को क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकल इसके आधारित करवाते हैं यहां से जल्दी जल्दी। और जितने भी आज न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल आज आप लोगों को क्लियर करेंगे। यहां पर जो भी हमारा कल वीडियो बना था, कहते क्या चीज है, अपवर्तन वाला और चाहे दर्पण वाला सूत्र का, वो सारे न्यूमेरिकल कहते हैं, उनके ऊपर के आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हमारे पास हैं उनको आज हम पढ़ेंगे यहां पर। अब तो इसको मिटा ले, और इसके ऊपर सबसे पहले सबसे ज्यादा जो हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है वो यहीं से आता है। अपवर्तनांक से संबंधित हमारी ज्यादा प्रश्न उठती है बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत मजा आएगा अगर आप लोग अगर इसको ध्यान से अच्छे से समझेंगे तो। यहाँ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, यहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते, बिल्कुल इजी होते। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले इनके ऊपर जो भी डेरिवेशन किया गया है इसके ऊपर आधारित एक प्रश्न अगर हम लेते हैं तो क्या होगा। एक कोई प्रश्न देखिए यहां पर, इसके लिए प्रश्न क्या है, जैसे मान लेते हैं प्रश्न हम आपको देते हैं, एक हम एग्जाम्पल देते हैं अपने मन से। एक एग्जाम्पल समझिएगा, हम ये कहते हैं कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष जो लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक सपोज कर लेते कितना है 4/3, व कांच का अपवर्तनांक, व कांच का अपवर्तनांक, व कांच का अपवर्तनांक क्या है 2/3 है। तो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए या ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको समझिए, क्वेश्चन को लगाइए। ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपका मक्खन हो जाएगा। यहां पर तो थोड़ा ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया 4/3 और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2/3। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, तो थोड़ा फोकस करिए। अब 4/3 है, ये किसका मान दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखा हुआ है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक लिखा गया है, इसका तनी लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को एक प्रतीक के रूप में लिखने की कोशिश करिए और बताइएगा कि इसका हम क्या प्रतीक यहां पर लिख सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस का क्या सिंबल चलेगा, सिंबल बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। अगर आप समझे थोड़ा सा, अभी हम क्या लिखे थे N12, इसका भी सिंबल क्या लिखे थे,
माध्यम, थोड़ा समझिएगा यहां पर, नोटिस करिए, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। इसका मतलब जो लिखा हुआ है इसका शब्द ये हुआ। एक चीज नोटिस करिए, आपको एक कैप्सूल तगड़ा बताएं कि जिसके सापेक्ष होगा, ध्यान से समझे थोड़ा सा, हम सीधे बोल दें यहां पर, यहां पे चाहिए तो कैप्सूल लिख देते आपके लिए हम एक, ये है कैप्सूल। इस कैप्सूल को याद रखिएगा, ये एक बहुत तगड़ा कैप्सूल, आप लोग सिंबल पहचानने के हम लिखवाने जा रहे हैं कैप्सूल। कैप्सूल ये है कि जिसके सापेक्ष होगा उसको लास्ट में आप लोग धकेल दीजिए, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लास्ट में धकेल दीजिए, समझा रही ना, जो लास्ट में आएगा मतलब जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसको लास्ट में धकेल दीजिए, और जिसके सापेक्ष नहीं कहेगा उसको पहले लिख दीजिए। मतलब सीधा हम ये कह दें, सापेक्ष, सापेक्ष, सापेक्ष वाले माध्यम को क्या किया जाएगा, सापेक्ष वाले माध्यम को अंतिम में लिखा जाएगा, अंतिम में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। सापेक्ष वाला जो शब्द आएगा उनको आप लोग लास्ट में कर दीजिए, बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिए और कुछ नहीं याद करना, बाकी आप सब सिंबल लिखने जाएंगे। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर मान लीजिए वायु लिख के दे दे तो आप लोग इतना छोटा सा मीनिंग आना चाहिए कि वायु को इंग्लिश में कहते हैं एयर, मतलब अगर कहीं पर भी वायु कहेगा तो वहां पर हम किस सिंबल का यूज करेंगे, ए का हम प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर कांच लिखा हुआ है तो उसके लिए किस सिंबल का हम यूज करेंगे, जी का। अगर कहीं पर जल लिखा हुआ है तो उसका सिंबल लिखेंगे डब्लू। वायु का मतलब एयर जिसका सिंबल ए है, कांच का सिंबल मतलब ग्लास होता है कह दे जिसका सिंबल लेते हैं जी, और जल को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, वाटर जिसका सिंबल क्या होता है, डब्लू होता है। तो थोड़ा सा अब अगर इस सेंटेंस को जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो सेंटेंस आपके पास दिया रहेगा, उसको प्रतीक के रूप में बदलना होगा, और प्रतीक को बदलने के लिए, प्रतीक को बदलने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लास्ट में कर दीजिए बस। यहां क्या बोला है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको लास्ट में कर दीजिए। तो वायु को किससे लिखते हैं, ए से, तो वायु के सापेक्ष का है तो वायु के सापेक्ष वाले को क्या कर दीजिए, यहां पे एन लिखे, किसका अपवर्तनांक है वो चीज तो पहले आएगा, और जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लास्ट में ले आकर के कर दीजिए। NWA का मान ये दिया हुआ था, ये बोला हुआ है कि जल के वायु के सापेक्ष। तो हम बताएं आप लोग तगड़ा कैप्सूल लिखे हैं, इस कैप्सूल को आप कभी ना भूलिएगा कि जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लास्ट में धकेल दीजिए, बस कुछ ना करिए उसको। तो लास्ट में हम कर दीजिए, कर दिए, और बाकी हम आगे उतारे जो हमारा बन रहा था। उसके बाद से कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का भी मान दिया है और वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दिया है, मतलब वायु के सापेक्ष जल का भी मान है और कांच का भी मान दिया हुआ है। तो कांच का मान कितना दिया है, 2/3 दिया है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ही ये भी ये कहते हैं। तो यानी कि यहां पर लिखना चाहे तो 2/3 किसका मान है, NGA का मान ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना हमें, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो जल जाएगा लास्ट में, एन जल, जल के सापेक्ष है ना, तो जल वाला यानी डब्ल्यू का सिंबल बाद में होगा, और किसका सिंबल पहले लिखेंगे हम, जी का पहले लिखेंगे, NGW का मान। इसका कहने का मतलब है NGW का मान निकाल दीजिए। अभी सूत्र लिख करके आए थे, NGW का फार्मूला कैसे लिखेंगे, अभी हम बताया था ना कि जब भी अगर अपवर्तनांक चीज को अपवर्तनांक में लिखना है तो क्या कैप्सूल लिखवाए थे कि जो पहले होता है उसको हम
अपवर्तनांक में क्या बताए थे? अपवर्तनांक में यही तो बताए थे कि अगर अपवर्तनांक में लिखना है तो जो पहले होगा उसको ऊपर, जो बाद में होगा उसको नीचे। लेकिन वेग में अगर लिखने को कह दे तो जो बाद में होता है उसको ऊपर कर देते हैं, जो पहले होता है उसको नीचे कर देते हैं हम। तो जी एन जी ऊपर हो जाएगा और एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब बताइए जरा थोड़ा सा, एन जी डब्ल्यू बराबर, एन जी का मान कितना दिया है? एन जी का मान दिया है 2/3 और एन डब्ल्यू का मान कितना है? एन डब्ल्यू का मान है 4/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? एन जी डब्ल्यू बराबर 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। एन जी डब्ल्यू का जो हमारा मान आ गया 1/, यही अपवर्तनांक आएगा। इस सूत्र के हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों को दो चीज ध्यान देना है, एक तो जो मान दिया हुआ उसका सिंबल, सिंबल निकालना बहुत आसान है, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको बाद में कर देंगे, बाकी तुम्हारा आगे ही भी करेगा। और जब सूत्र लिखेंगे तो जो पहले होगा उसको बाद में कर देंगे, सॉरी, जो पहले होगा उसको पहले, जो बाद में होगा उसको नीचे करवा देते हैं। लेकिन अगर यही वेग के रूप में लिखना चाहें तो जो बाद में होता है उसको ऊपर और जो पहले होता है उसको नीचे कर देते। ये हमारा रूल कहता है। चाहे तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए कहीं पर, नोट करके अलग साइड पर, कि अगर कोई भी अपवर्तनांक अगर वेग के रूप में लिखना चाहे तो जो पहले होता है, सॉरी, अगर वेग के रूप में लिखना चाहे किसी अपवर्तनांक को तो जो बाद में होता है उसको पहले और जो पहले होता है उसको नीचे कर देते हैं। ये हमारा वेग कहता है। अगर अपवर्तनांक को अपवर्तनांक में लिखना है तो जो पहले उसको ऊपर कर दीजिए और जो बाद में उसको नीचे कर दीजिए। ये हमारा, अगर इतना तरीका ध्यान रखे तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है कौन सा? एक और इसके ऊपर आधारित एक हम प्रश्न और लगा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं और भी देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे कैसे दिखने वाले हैं। आज के कहते इस वीडियो में केवल और केवल न्यूमेरिकल, इसके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो केवल आप लोगों को न्यूमेरिकल ही करवाएंगे इस चैप्टर में कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बताइएगा, क्वेश्चन सेकंड नंबर बताने जा रहे हैं हम एक उदाहरण का। तो क्वेश्चन सेकंड के अगर हम बारे में बात करें तो लिख दे, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 व कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या है? कांच का अपवर्तनांक 4/3 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? ज्ञात कीजिए। चलिए फटाक से इसको न्यूमेरिकल लगाइए। सबसे पहले 3/2 लिखा हुआ है किसका मान है? तो बोला वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष कह दिया ना, वायु जाएगा बाद में, मतलब ए को लिखेंगे कहां पर हम? जल का मान दिया वायु के सापेक्ष, तो जल को पहले लिख दो, एयर को बाद में कर दो। 4/3 दिया है। ये कह रहा अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का भी दिया और कांच का भी दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का भी दिया हुआ है। यहां पर लिखना चाहे तो NgA, और निकालना क्या है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। इससे पहले वाले में जल के सापेक्ष कांच का निकालते थे, लेकिन यहां पर क्या है, कांच के सापेक्ष जल का मान निकालना है। तो कांच के सापेक्ष का आ गया ना, तो जिसके सापेक्ष उसको क्या करेंगे हम?
बाद में करेंगे, इसका मतलब कांच वाला जी, मतलब कांच वाले क्या कहते हैं, जी कहते हैं, जी वाला शब्द बाद में होगा, जल वाला शब्द हमारा पहले होगा। इसका मान हमें निकालना है। तो बताइए फटाक से, अगर सूत्र अगर लिखना आ गया तो क्या लिखते हैं? अपवर्तनांक को जब लिखने की कोशिश करते हैं तो जो पहले होता है उसको ऊपर, जो बाद में होता है उसको नीचे कर देते हैं। बताइए फटाक से, एन डब्ल्यू जी बराबर, एन डब्ल्यू का मान कितना है? 3/2 बटे एन जी का मान कितना है? 4/3। तो क्या आएगा कैलकुलेशन करने पर? एन डब्ल्यू जी बराबर 3×3 9 और 4×2 8। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाते, ऐसे ही हमारे प्रश्न जो है न्यूमेरिकल में या बहुविकल्पी में बात करें तो यहां से जो प्रश्न है हमारा बहुत न्यूमेरिकल में पूछता है, खास करके बहुविकल्पी वाले में। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ये चीजें अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, वरना आप लोग घूमते रह जाएंगे, ये चीज समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा और बहुत बेहतरीन टॉपिक चलता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, सेकंड कहते हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल कौन सा है? तो न्यूमेरिकल के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है। अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि और कैसे कैसे हमारे प्रश्न है। कहते इसमें जो विद्या में हमारे पास, विद्या से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे, इसमें आप लोगों के पास अगर विद्या हो तो उसमें से न्यूमेरिकल को लगाइए, जो नहीं समझ में आता उसको कमेंट्स में जरूर लिखकर भेज दिया करिए, बता दिया करिए, उसको हम लिख मतलब बता करके उसको आपके पास अपलोड कर दिया करेंगे, भेज दिया करेंगे चैनल के माध्यम से। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है। अभी तो ये दोनों क्या बताए थे हम अपने पास से, अब हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपकी विद्या से है। विद्या से एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आपकी जो विद्या है कौन सी है? विद्या क्वेश्चन बैंक है, पेज नंबर 93 पर क्वेश्चन है ये, लघु का पहला, लघु का पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। बोला ये है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण की त्रिज्या बताइए। क्या लिखा हुआ है? 40 सेंटीमीटर। पहले जिस दर्पण की बात होती है उस दर्पण को यहां पर लिखा जाता है। तो कौन से दर्पण की बात हुई यहां बेटा? तो यहां पे दर्पण की बात हो रही है, वो कौन सी है? अवतल दर्पण की यहां पर बात हो रही है। तो जिस दर्पण की बात है तो उसको पर लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या चीज है? 40 सेंटीमीटर। हम पहले बता दिए थे कि जब भी अवतल दर्पण की बात होगी तो हमेशा सबका मान क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे। यानी ये मान दे चाहे ना दे माइनस में, आपको याद रखना है कि माइनस लिखना हमें। तो एफ का मान ये है, पूछ रहा है त्रिज्या का मान बताइए। तो क्या आएगा? फार्मूला कल उस दिन निगमन किया गया था, एफ बराबर r/2 होता है। एफ का मान कितना दिया है? एफ का मान दिया है -40 बराबर त्रिज्या यानी r/2। तो त्रिज्या बताइएगा जरा, तो r का मान निकालेंगे तो 40 नीचे एक मान ले, 40 दूना 80, 80 बराबर क्या हो गया? हम कहते r का जो मान आएगा वो 80 आएगा। यहाँ पे 80 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या होगी। माइनस लगाए चाहे ना लगाए, क्योंकि हमारे पास देखिए खाली हमें बताता है कि माइनस क्या बताता है, हमें दर्पण की पहचान दिलाता है। मान माइनस में नहीं है, दर्पण की पहचान दिला रहा है। तो अगर माइनस लगा दें तो किसकी त्रिज्या हो गई? अवतल दर्पण की त्रिज्या हो गई। माइनस लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन खास करके जब ये वाला सूत्र आप लोग लगाएं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो यहां पर माइनस के चिन्हों का ध्यान रखें। केवल अगर कह दे कहीं पर फोकस दूरी त्रिज्या निकालने की बात हो तो वहां पे मतलब चिन्ह लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम यहाँ पे प्रश्नों को लगा सकते हैं। ये हमारे पास प्रश्न ऐसे लगेंगे। ये हमारा क्या है? विद्या का पहला प्रश्न है। यहाँ पर पेज नंबर अगर देख लें, अगर आपके पास विद्या हो तो 93 पेज पर है लिखा हुआ ये क्वेश्चन नंबर। अगर हम बात करें अब देखिएगा, अब वो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कहने मतलब चौथा नहीं बताने जा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब आपकी विद्या में चौथा प्रश्न दिया हुआ लगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से तो सेकंड आएगा, लेकिन आपके विद्या के हिसाब से क्या है? तो चौथा नंबर है बुक में आप लोगों को दिया हुआ।
क्वेश्चन नंबर क्या दिया है चौथा में, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु का वायु बोले चाहे निर्वात कहें, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है याद रखिएगा उसको लिखते सी से। सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया हुआ 3 × 10⁸ प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में या वायु में उसको लिखते सी से, जिसका मान होता है फिक्स, जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। नहीं दिया होता तो अपने मन से हम लिख लेते क्योंकि हमें मान पता है ये सब चीजों का। और वायु में प्रकाश की चाल ये है, अब माध्यम में प्रकाश की चाल हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जबकि अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया है। एक चीज अब और ध्यान रख लीजिए आप लोग, एक सूत्र बताया जाता है आपके यहां पर नहीं है, आप लोग सूत्र एक पता होगा, अपवर्तनांक नहीं पता तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। क्या होता है सूत्र, अपवर्तनांक तथा तथा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में संबंध एक होता है सूत्र, संबंध का एक सूत्र चलता है। अपवर्तनांक तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में एक संबंध का सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। n बराबर सी बट्टे वी, ये हमारे पास एक सूत्र होता है। अपवर्तनांक तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में एक संबंध चलता है, n बराबर सी बट्टे वी। सी क्या होता है, सी को हम कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में जब प्रकाश की चाल की बात होती है तो सी से लिखा जाता है, निर्वात में चाल को लिखते सी से। अगर कौनो माध्यम हो जाए तो माध्यम की चाल को किससे लिखा जाता है, माध्यम की चाल की जब बात होती हो कि अगर आपको समझ में आता है कि माध्यम की बात हो रही हो तो माध्यम की चाल को लिखते किससे, वी सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की चाल को सी से और माध्यम की चाल को वी से। तो ये निर्वात की चाल दिया था, कह रहा था कि माध्यम की चाल निकालिए, मतलब किसका मान निकालना है, माध्यम की चाल को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। तो वी का मान निकालने को कहा है, और जबकि अपवर्तनांक कितना बोल दिया है, 1.5 बोला है। तो बताइए फटाक से, हमें सूत्र पता हो गया। तो n बराबर सी बट्टे वी, सी n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, बराबर सी का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ वी का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको ऊपर ले जाओ और बाकी वहां पर संख्या को उसके जवाब भेज दो। वी बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बट्टे 1.5। पॉइंट से अगर पॉइंट को मतलब पॉइंट अगर हटाएंगे तो थोड़ा ध्यान समझे कि अगर कहीं पर पॉइंट आता है, उस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो जितने अंक पर पॉइंट लगा अगर वो पॉइंट हटा रहे तो उसकी संख्या क्या होती है, उतनी ही गिन करके अगले वाले पर हम क्या करते, 0 बढ़ा देते। तो एक अंक पॉइंट लगा है तो 1 0 गिन करके लगा दीजिए कहीं ऊपर, पॉइंट हटाते ही 1 0 बढ़ा दिए। अब नीचे हो गया 15, ऊपर क्या हो गया 30, 15 दूना 30। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास आएगा इसका आंसर। v का जो मान आएगा मतलब माध्यम की जो चाल आएगी जिसका अपवर्तनांक कितना है उसकी चाल इतनी आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रश्न दिया था और इसका आंसर ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और शानदार आ रहा है, जो अभी बता रहे थे आप लोग क्वेश्चन, वही एकदम सेम उदाहरण दे दिया है। मतलब जो अभी हम उदाहरण के तौर पे बताए थे क्वेश्चन को, वो आपके विद्या में क्वेश्चन नंबर 5 को दिया हुआ है। जरा उसको अगर समझ में आ गया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो इस वाले प्रश्न को लगाइए फटाक से। अब बताइए जरा कि क्या है इसका आंसर आएगा हमारे पास। ये वही क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, और कोई फालतू चीज यहां पर नहीं लग रहा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, बोला ये है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का
अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया है क्या चीज? 4/3 व 3/, ये लिखा है ना, 4/3 व 3/2 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो बताइए 4/3 किसका मान दिया है? इसका सिंबल लिखिए फटाक से। तो पहले ध्यान से अगर समझे तो पहले मान आ रहा है ना, 4/3 पहला मान है ना, तो पहले कौन नाम लिया गया है? तो वायु के सापेक्ष जल लिया गया है। पहले कौन आ रहा है? किसका अपवर्तनांक? जल लिया गया है। तो वायु के सापेक्ष पहले जल की बात हो रही है। तो वायु के सापेक्ष जब जल की बात हुई तो ये हम कहते हैं जल के लिए दिया हुआ है, लेकिन किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो ये मान दिया हुआ है NW का। और 3/2 किसका मान है? बाद में हुआ है कांच का, मतलब बाद वाला मान कांच के लिए चलेगा। तो ये हो जाएगा NGE। तो निकालना क्या है? निकालना हमें ये कह रहा था निकालने के लिए कि जल के सापेक्ष नहीं, जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? जल का कांच के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष बोला है तो इसका सिंबल क्या होगा? NWG का मान निकालने को बोला है। तो बताइए फटाक से NWG का फार्मूला क्या बनेगा? तो जो पहले उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे। NW कितना है? 4 3, और NG कितना है? 3 2 है। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और 3 त्रिका, देखिए ये ऊपर गया, 2 चौके 8 हो गया, 3 त्रिका 9, ये हमारे पास आएगा 8/9 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें मिलेंगे यहां पर। इस प्रकार क्या होंगे क्वेश्चन हमारे पास, ऐसे ही मिलेंगे। अब जो है आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा इसमें, जो नहीं लगेगा अब आपका बताइएगा, इसको हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन लगवा देंगे इसमें का। और ना लगेगा तो बताइएगा, लग गया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन वैसे लग जाएंगे, बहुत आसान इसमें प्रश्न होते हैं। अगर आप लोग सिंबल, एक चीज बता दें कि अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना तो सिंबल का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। सिंबल अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, हम ये पहले बता रहे हैं। सिंबल बहुत जरूरी होता है, जब भी कोई टीचर पढ़ाएगा तो हमेशा सिंबल का ही फोकस करता है। सिंबल आप लोग फोकस करिए, सिंबल अगर फोकस कर ले गए तब हम कह दे न्यूमेरिकल हमारे लग जाएंगे, कितना भी टफ हो जाए यहाँ पर। तो ठीक है बेटा, अब आज के लिए केवल बस इतना ही, कल से फिर मिलेंगे इसी से। आप कह दे कि यहाँ पर धन्यवाद बेटा।